हेलो स्टूडेंट्स, नन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत आसान है। ठीक जैसे आपका ये टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का क्या नियम होता है, गोलीय दर्पण हमने आपको बताया हुआ है क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम हो सकते हैं उसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा प्रीवियस वीडियो को। अब हम यहाँ पे उस गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का नियम था उसी के आधार पर हमारे पास दर्पण दो होते हैं, गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक अवतल होता है, दूसरा आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखेंगे, बाद में हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसा कि आप जानते हैं अवतल दर्पण जो होता है वो ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसमें परावर्तक तल जो होता है, परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो दबा हुआ होता है, या हम कहें कि कलई किया गया भाग उसका जो होता है वो उभरा हुआ होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं उसकी। तो देखिए ज़रा एक बार समझिए कि जैसा कि हम जानते हैं आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। ठीक, अब अवतल दर्पण में अगर हम यहाँ से उभरे हुए भाग को क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। जब हम उभरे हुए भाग को कलई करेंगे तो हमने इसको क्या नाम दिया था, कलई वाला भाग, कलई वाला भाग। चलिए आपकी बात ये भी सही हो गई। इसको हमने क्या नाम दिया था, परावर्तक तल, यानी जो प्रकाश किरण आपतित होगी वो इसी तल पर आपतित होगी। ठीक, हमने इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहा था, याद होगा आपको, इसको हमने ध्रुव कहा था, जिसको हम P से दिखाए थे। हमने एक चीज और बताया हुआ था कि जो गोलीय दर्पण होता है, यानी आपका जो अवतल दर्पण है, इसका क्या होगा, एक वक्रता केंद्र होता है। चलिए सर, ठीक बात, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली आपकी रेखा थी, इस रेखा को हमने क्या नाम दिया था, मुख्य अक्ष। इस रेखा को हमने नाम दिया था मुख्य अक्ष। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस। आपका जो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव था, इन दोनों के बीच में आपका क्या था, कैपिटल F, जिसको हमने क्या कहा था, मुख्य फोकस। ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये आपका क्या हो गया, मुख्य फोकस। और ये आपका क्या है, ध्रुव। तो जब आप मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस की बात करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव। इतनी सारी चीज हो गई, इतनी सारी चीजों को आपको समझ के चलना है। यहीं से आपका डिसाइड होगा कि जो आपका अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थितियां कितनी हो सकती हैं, या हम कितनी स्थितियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। स्थितियां तो इसकी बहुत हो सकती हैं, लेकिन हमें जितनी स्थिति पढ़नी है जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए, वो क्या क्या हो सकती हैं। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु का चलिए हम नाम रख देते हैं A और B। ठीक,
निचला वाला सिरा ए रख देते हैं, ऊपर वाला सिरा क्या रख देते हैं, बी रख देते हैं। ये आपका ए हो गया और दूसरा क्या हो गया, बी। ठीक, चलिए जब हम ए और बी के बारे में अगर कहें, ये आपका हो गया वस्तु, हम इसी वस्तु को इस गोलीय दर्पण के सामने ले जाके क्या करेंगे, रखेंगे। जब हम इस वस्तु को इस गोलीय दर्पण के सामने ले जाके रखेंगे तो उस वस्तु को हम किसी भी गोलीय दर्पण के सामने कितने प्रकार से रख सकते हैं। हम जितने प्रकार से उसको रख रख के चेक करेंगे उतनी टाइप की क्या बनेगी, हमारी प्रतिबिंब प्राप्त होगी। यानी हम ये कहें कि जिन जिन स्थितियों में हम वस्तु को रखेंगे हर स्थितियों में हमको प्रतिबिंब अलग अलग प्राप्त होगा, और जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति, उसकी साइज अलग अलग होगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे आपका ये कहें हम, यहां तक आपका आ गया क्या, मुख्य अक्ष आ गया। ठीक, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। तो सबसे पहली स्थिति आपकी जो होती है, ध्यान दीजिएगा, जो पहली स्थिति होगी आपकी, हम ऑब्जेक्ट को किसी भी गोली दर्पण यानी अवतल दर्पण के सामने हम कहाँ रखते हैं, अनंत पर। अनंत से क्या तात्पर्य हुआ, अनंत से तात्पर्य यह हुआ कि हमें यह मालूम नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा वस्तु कहाँ रखा गया है। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। यानी जब भी कोई वस्तु हमारा मुख्य अक्ष पर नहीं रखा जाएगा, ठीक, उसी पोजीशन को, उसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे। जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, ये हम अभी देखेंगे। यानी पहली स्थिति क्या होगी, जब वस्तु आपकी कहाँ हो, अनंत पर हो। चलिए दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वस्तु को ले आके मुख्य अक्ष पर रखेंगे। सपोज करिए हमने उस वस्तु को उठाया वहां से और ले आके इसको रख दिया मुख्य अक्ष पर। ठीक, अब ये मुख्य अक्ष जो है आपका यहां भी होता है, मुख्य अक्ष आपका यहाँ भी, मतलब ध्रुव से हम शुरू करें, ध्रुव से कहीं भी रखें तो हम कहेंगे हमने वस्तु को कहाँ रखा, मुख्य अक्ष पर। तो अगर खाली मुख्य अक्ष पर रखने वाली बात अगर हम करें तो शायद ये अधूरा होगा। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमने वस्तु को कहाँ रखा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका क्या है, अनंत है। यानी जो ये वाली पोजीशन होती है इसको हम दो नामों से जानते हैं। इस स्थिति को हम दो नामों से जानते हैं। एक नाम आपका क्या होगा कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो। जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। कहाँ रखी हो, पहला क्या था, जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो। दूसरा क्या होगा, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। या इसी को हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र के पीछे मुख्य अक्ष पर स्थित हो। दूसरी पोजीशन आपकी क्या होगी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे कहाँ हो, मुख्य अक्ष पर स्थित हो। मुख्य अक्ष पर स्थित हो। ठीक, तीसरी पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, या इसी को आप एक नाम और दे देते हैं, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलिए तीसरी पोजीशन की जरा ध्यान दें। तीसरा आपका जो होगा, अब देखिए आपने वस्तु को पहले आप कहाँ रखे थे, अनंत पर, फिर आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे। अब वस्तु हम इस वस्तु को हम चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे जहाँ रखें, हम उसको क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वक्रता केंद्र के पीछे मुख्य अक्ष पर है या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है।
जब हम वस्तु को सपोज करिए वक्रता केंद्र पर रख देते हैं ए और बी, अब हम यहां से कह सकते हैं तीसरी पोजीशन कि जब वस्तु हमारी क्या हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। चलिए नंबर 4 आते हैं। 4 आपका क्या होगा, जैसे आपका ये वक्रता केंद्र से हम और इधर आए तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस आपका होता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। यानी अगली पोजीशन जो आपकी हो सकती है ये ए और बी, ये क्या हो सकती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच हो। ठीक, जब वस्तु आपकी कहां हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। अगली पोजीशन जो होगी आपकी वो क्या हो सकती है, ये वस्तु आपकी चाहे यहां जाए चाहे कहीं भी जाए, हम उसको कहेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब हम कहां रख सकते हैं वस्तु को, मुख्य फोकस पर। यानी अगली पोजीशन जो होगी आपकी, जब वस्तु कहां हो, मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। ठीक, अगला जो आपका होगा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी वस्तु अब कहां जा सकती है आपकी, और आगे लेके जाएंगे तो ये आपका ध्रुव है और ये क्या है आपका मुख्य फोकस। यानी जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच हो। ये 6 स्थितियां आपके हो सकती हैं। एक यहां आपका आ गया, यानी 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 स्थितियों में, यानी अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को इन 6 स्थितियों में रख के चेक करेंगे, देखेंगे कि अलग अलग स्थितियों में किसी भी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग स्थितियों में रखने पर हमारा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, किस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, जो प्राप्त प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है। और आपको बता दें कि हर स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है। इसलिए हम अलग अलग स्थितियों में क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। अब चलिए हम अगले जो है कि अब अलग अलग स्थिति में क्या करते हैं कि प्रतिबिंब को बना करके चेक करते हैं। चलिए तो हम अब अलग अलग स्थितियों में वस्तु द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है उसको देखते हैं। जैसे आपका पहली स्थिति हमने बताया था कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। अब आप यहाँ ध्यान दे पा रहे हैं कि वस्तु हमारी ए बी है, वो कहाँ स्थित है, अनंत पर है। वस्तु ए बी हमारी अनंत पर स्थित है और किसी भी वस्तु से इनफाइनाइट यानी अनंत प्रकाश किरणें निकलती हैं। लेकिन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया हुआ है आपको कि कितनी भी किरणें निकलती हैं क्यों न हो, हम 2 किरणों से, यानी प्रकाश की केवल 2 किरणों से प्रतिबिंब की व्याख्या करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि 2 किरणों से ही प्रतिबिंब की व्याख्या की जा सकती है। तो हम यहाँ वस्तु ए बी से 2 किरणों को निकलते हुए देख रहे हैं। एक किरण आपका ये है, दूसरी वाली किरण क्या है, ये है। ठीक, अब वस्तु ए बी से हमारी 2 किरणें निकल रही हैं। ठीक, जब वस्तु ए बी से 2 किरणें निकल रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो पहली किरण है वो आपकी मुख्य फोकस से होकर जा रही है। याद करिए, तुरंत याद करिए कि गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का नियम था उसमें आपको क्या बताया गया था। उसमें ये बताया गया था कि जब कोई प्रकाश किरण हमारी, अगर वह मुख्य फोकस से होकर जाती है, कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाती है,
तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे ये किरण यहां से आ रही मुख्य फोकस से होकर जाती हुई और क्या होती है, ये ऐसे एक दूसरे को क्या करती हैं, ऐसे इधर मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जा रही है। ठीक, तो दूसरे वाले किरण की बात करें, दूसरे वाले किरण की अगर हम लोग बात करें, ये दूसरी किरण आपकी आ रही है ऐसे, जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है। याद करिए फिर से आप वही नियम, जब प्रकाश किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी दिशा में क्या होती थी, वापस हो जाती थी। ठीक ठीक, ये बात हो गई। तो दोनों परावर्तित किरणें हम प्रतिबिंब की परिभाषा में पढ़े थे कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वही जो बिंदु होता है आपका, उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक बात, हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाली किरण हमारी इधर से आ जा रही है, ये कि इधर, यानी दोनों ए डैश पर, दोनों ही परावर्तित किरणें ए डैश पर क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर इसी ए डैश से हम मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींच दें, क्या खींच दें, लंबवत रेखा खींच दें, तो ये जो ए डैश और बी डैश आपको दिखाई दे रहा है, यही ए डैश बी डैश जो होगा इस वस्तु ए बी का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। फिर से एक बार देखिए आप, पहली वाली किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है समांतर हो जा रही है, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन यानी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के अनुसार वो उसी दिशा में क्या होती है, वापस हो जा रही है। दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्या करती है, डैश पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यही ए डैश से हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं, ए डैश बी डैश आपका जो होता है वो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होता है। अब ये जो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनता है, ए डैश बी डैश, इसकी स्थिति क्या होती है, आकार क्या होती है और प्रकृति क्या हो। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाले यही क्वेश्चन है कि जब हम वस्तु को मुख्य अक्ष पर यहां रखते हैं तो प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार बताइए। यानी कैसा प्रतिबिंब बनता है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है, स्थिति का मतलब कहां बनता है, कितना बड़ा का मतलब, आकार का मतलब कितना बड़ा बनता है, प्रकृति का मतलब सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, हम ये कहें आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो देख पा रहे हैं हम कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है, अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब बन कहां रहा है तो स्थिति हम देख पा रहे हैं कि मुख्य फोकस पर बन रहा है। यानी जो प्रतिबिंब बनता है, पहली चीज लिख देते हैं कि जो प्राप्त प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, मुख्य फोकस पर। कहां बनता है, मुख्य फोकस पर। चलिए दूसरा चीज आपका क्या, स्थिति की बात हो गई। अब हम आकार की बात करें, आकार यानी कितना बड़ा बनता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, हाईली, हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड बनता है, यानी वस्तु से बहुत छोटा। यही एग्जाम में आते हैं पॉइंट्स, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक, नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट, प्रकृति। प्रकृति में आपको दो चीजें बतानी होती हैं, उल्टा या सीधा, आभासी या वास्तविक। हम देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, उल्टा। क्या बन रहा है, उल्टा। तो ध्यान दीजिए, जब हम वास्तविक प्रतिबिंब बता रहे थे, आपको बताए थे कि जितने भी उल्टा प्रतिबिंब होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब जो होते हैं सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो नोट करेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा वो आपका क्या होगा, वास्तविक होगा, साथ साथ क्या होगा, उल्टा। ये 3 चीजें आपको बतानी बेहद जरूरी है। यानी हम सिंपल ये कहें कि जब हम
किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखते हैं, किसी अवतल दर्पण के सामने जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्राप्त प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो कि वस्तु से बहुत छोटा होता है तथा वास्तविक एवं उल्टा होता है। यानी इन तीनों को देख के आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि अनंत पर रखी गई वस्तु जो होगी वो मुख्य फोकस पर बनेगी, वस्तु से बहुत छोटा बनेगी और वास्तविक और उल्टा बनेगी। ये हो गया आपका क्या, जब वस्तु आपकी कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो। तो दूसरा पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, जब वस्तु आपका क्या था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। हमने पोजीशन आपको 6 कैसे आती है दिखाया। चलिए अब वही वस्तु हमारी ए बी, चलिए ठीक बात, वही वस्तु ए बी, अब बी से हमारी किरण निकल रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। आप देख पा रहे हैं ये आपका मुख्य अक्ष है, वस्तु किरण ए बी से निकलने वाली किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर है। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऐसा आपका नियम कहता है। क्या कहता है आपका, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम आपका यही कहता है कि जब वस्तु हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगी बाबू, उसी दिशा में वापस हो जाएगी। दोनों ही परावर्तित किरणें बी डैश पर एक दूसरे को कट करती हैं, जहां कट करती है, प्रतिच्छेद करती हैं, वही तो आपका क्या होता है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहलाता है। यहां से हमने एक लंबवत रेखा खींच डाला तो ए डैश बी डैश जो होगा आपका, यही वस्तु ए बी का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। इस तरीके से इसका क्या होता है, किरण आरेख, इसको नाम हम देते हैं किरण आरेख। ध्यान दीजिए, इसको भी लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कभी कभी आता है कि जब वस्तु मुख्य अनंत और मुख्य अक्ष के बीच में रखी हो किसी अवतल दर्पण के सामने, उसके किरण आरेख को प्रदर्शित कीजिए। यहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं किरण आरेख, रे डायग्राम बोलते हैं इसको। ठीक, चलिए अब ये हो गया आपका, फिर से आप देख लीजिए एक बार, पहली किरण समांतर गई, मुख्य फोकस से होकर गई, दूसरी वक्रता केंद्र से गई, वापस चली आई, दोनों एक दूसरे को बी डैश पर कट किए, लंबवत खींच दिए, क्या हो गया, प्रतिबिंब आपका प्राप्त हो गया। अब ये जो प्रतिबिंब आपका प्राप्त हुआ है, इस प्रतिबिंब की स्थिति और इस प्रतिबिंब की हम कहें प्रकृति क्या है, स्थिति इसकी कहाँ है। आप देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब आपका बना है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, यानी हम लिखेंगे C तथा F के बीच में। C और F आप समझ पा रहे होंगे, C वक्रता केंद्र और F आपका क्या है, मुख्य फोकस। दूसरा आपका क्या है, दूसरा क्या आपको बताना है, वस्तु से कितना बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में क्या था, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, इसमें क्या है, ये वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन जो अनंत वाला जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उससे थोड़ा बड़ा बनता है। यानी यहाँ बहुत छोटा, यहाँ छोटा, अंतर आप समझ पा रहे होंगे कि इस वाले से थोड़ा बड़ा बनता है, लेकिन उसके बाद भी वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। यानी लिखेंगे वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं लिखेंगे, वस्तु से छोटा। नंबर 3, अभी भी आप देख पा रहे हैं कि ये उल्टा ही बना हुआ है, यानी अभी भी ये क्या है, वास्तविक है और साथ साथ उल्टा, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कब, जब वस्तु हमारी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में होती है। सिंपल ये कहें कि अगर ये एग्जाम में आए कि किसी भी अवतल दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार बताइए। तो आप बताएंगे कि जो स्थिति होगी उसकी C और F के बीच में होगी, वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब, और जो प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, दूसरा वाला पोजीशन आप नोट कर ले सकते हैं इसको।
चलिए अगली दो स्थिति के बारे में देखते हैं। अब जैसे आपका तीसरा स्थिति क्या था, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। आप देख पा रहे हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। वस्तु ए बी आपका वक्रता केंद्र पर स्थित है, ठीक। बी से निकलने वाली जो आपकी पहली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई हमको दिख रही सॉरी, जो कि मुख्य फोकस से होकर जाती हुई क्या हो रही है, आपको दिख रही है। नियम आपका यही क्या था, दूसरे वाले किरण जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, आप देख पा रहे हैं ये परावर्तन के पश्चात समांतर हो जा रही है। यानी पहली किरण जो समांतर थी मुख्य फोकस से होकर गई, जो मुख्य फोकस से होकर गई समांतर हो गई। दोनों परावर्तित किरणें बी डैश पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये दोनों एक दूसरे को बी डैश पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इस बी डैश से हमने एक लाइन खींचा तो देखा कि ए डैश बी डैश जो है आपका इस वस्तु ए बी का क्या है, प्रतिबिंब है। बिल्कुल उसी तरह तरीका सेम है सब में, ए डैश बी डैश आपका क्या हो गया, उसका प्रतिबिंब हो गया। अब ये जो प्राप्त प्रतिबिंब है, ठीक, इसकी स्थिति क्या है। अगर हम लोग इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करें, पहले आपको स्थिति बतानी है। स्थिति अगर आप देखें कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी थी और वक्रता केंद्र पर ही बना है क्या, आपका प्रतिबिंब। यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है और वक्रता केंद्र पर आपका क्या बना है, प्रतिबिंब। यानी स्थिति आपकी क्या है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। दूसरा आप देख पा रहे हैं कि आकार इसका क्या होगा। तो वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के क्या होता है, बराबर, वस्तु के बराबर। क्या हो गया आपका, वस्तु के बराबर। नंबर 3 आपको क्या बताना है कि इसकी प्रकृति कैसी। आप देख पा रहे होंगे अभी भी प्रतिबिंब हमारा क्या है, उल्टा है। अगर ये उल्टा है तो वास्तविक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है आपका ये वास्तविक है और क्या है, उल्टा। चलिए, यानी जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के बराबर होता है, वक्रता केंद्र पर ही स्थित होता है। यानी कंडीशन आप यहां कह सकते हैं कि किस स्थिति में, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि अवतल दर्पण के किस स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। तो आपका आंसर होगा कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चलिए आते हैं तीसरे पे। तीसरा आप देख पा रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट आपका जो नंबर 4 है, जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो। आप देख पा रहे होंगे कि हम धीरे धीरे अवतल दर्पण के करीब जा रहे हैं। पहले अनंत पे थे, मुख्य अक्ष पर आए, वक्रता केंद्र पर आए, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आ गए। ठीक ठीक, जब हम बीच में आए, आप देख पा रहे थे पहले जब अनंत पर थी वस्तु हमारी छोटी थी, जब हम मुख्य अक्ष पर आए उससे थोड़ी बड़ी हुई, वक्रता केंद्र पर आए बराबर हो गई। अब यहां देखते हैं बी से निकलने वाली आपकी जो पहली किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, नियम आपका कहता। ठीक, तो सर जी आगे बढ़िए कि जब आपका दूसरा वाला है जो मुख्य फोकस से होकर जाएगा ये समांतर हो जाएगा, ये भी आपका नियम कहता है। अब ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे को बी डैश पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। जब ये बी डैश पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बी डैश से जो खींची गई रेखा होगी वो जो आपका मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश जो बनेगा, ये ए डैश बी डैश इस वस्तु ए बी का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। जो कि क्या क्या हो सकता है, ध्यान समझिए, जो कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ठीक बात सर, सॉरी
आप देख पा रहे होंगे यहां थोड़ी सी मिस्टेक हुई, अब इसको वो कर लीजिए, पॉइंटिंग गड़बड़ी हो गई है। ये आपका जो C होगा ये आपका यहां होगा, ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होती है। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो प्राप्त प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है आपका, आप देखेंगे वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र के पीछे का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र के पीछे मुख्य अक्ष पर, अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, हमने उसको कहा था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है आपका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो ये जो प्रतिबिंब होगा ये आपका प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, नोट कर लें। पहला आपका क्या बनेगा, C तथा अनंत के बीच में आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब। C यानी वक्रता केंद्र, C तथा अनंत के बीच में। दूसरा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। नंबर 3, आप अभी भी देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब उल्टा है। अगर ये उल्टा है तब जरूर ये क्या है, वास्तविक और उल्टा। यानी जब ये कहा जाए कि जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो सकती है, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, आप इसको नोट करिए, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते। चलिए अब अपनी अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। जब वस्तु आपका कहाँ हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु आपका मुख्य फोकस पर स्थित हो, आप देख पा रहे हैं फोकस से पहली वाली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरी वाली किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, उसी दिशा में क्या हो रही है, वो वापस हो रही है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कभी मिलती नहीं है, यानी कहाँ मिलती है, तो अनंत पर मिलती है। कहाँ मिलती है, एक दूसरे के समांतर ऐसे ही चली जा रही है इनफाइनाइट तक। तो इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो जो स्थिति होगी इसमें, ये जो स्थिति होगी इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा आपका, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा जो होगा आपका, सही से लिख दीजिए, ये बनेगा अनंत पर। दूसरी आप अगर देखें तो कितना बड़ा बनेगा, ये वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, नंबर 3, ये अभी भी वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा। ठीक, तो इस तरीके से आपका मुख्य फोकस पर जब वस्तु हमारी स्थित होगी तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, क्या होगा, किसी स्थिति से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन आपका, बहुत बार एग्जाम में आता है। जब वस्तु हमारी ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित हो, आप देख पा रहे हैं ये फोकस आपका, ये ध्रुव है, यहां से आपका क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। बी से निकलने वाली जो आपकी किरण है, ये वाली जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आप देख पा रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के जो समांतर है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। नियम आपका कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक, दूसरे वाले किरण की अगर आप लोग बात करें तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से, तो उसी दिशा में क्या हो जाएगी आपकी, वापस हो जाएगी। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती नहीं, यानी दूर होती चली जाती है, कहीं नहीं मिलती। जब कहीं नहीं मिलती
तो क्या इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा? जबकि हम जानते हैं जब तक ये मिलेंगे नहीं प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो कहाँ मिलेंगी सर ये? अगर हम इसी को, इन्हीं दोनों परावर्तित किरणों को, जो एक आपकी परावर्तित किरण ये है, दूसरी परावर्तित किरण आपकी ये है, अगर इन्हीं दोनों परावर्तित किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर देखिए डॉटेड लाइन से आपको दिखाया गया है कि पीछे की ओर जब हम इनको बढ़ाते हैं तो ये दोनों परावर्तित किरणें बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती, ध्यान दीजिएगा, मिलती हुई हमको फील होती है, प्रतीत होती हैं। अब इसी बी डैश से अगर हम मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा खींचते हैं तो ए डैश बी डैश जो होता है आपका, इस वस्तु ए बी का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अब ये जो प्रतिबिंब आपका प्राप्त हुआ ए डैश बी डैश, सर जी दर्पण के पीछे हुआ। दर्पण के पीछे क्या परावर्तन हो सकता है? दर्पण के पीछे परावर्तन होता नहीं सर, ये आभासी होता है, प्रतीत होता है। हमको ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। इसी को तो हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं कि जहां पर परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहां से आपको आंसर एक मिल गया होगा कि इस पोजीशन में जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपका, वो कैसा प्रतिबिंब होगा? क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। यानी अगर इसकी स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति कहां बनेगी? हम ये कहेंगे स्थिति कहां होगी? दर्पण के पीछे। सिंपल यही दिखा सकते हैं कि दर्पण के पीछे। चलिए स्थिति इसकी पता हो गई हमको। कितना बड़ा बनती है? वस्तु से बड़ा बनती है, वस्तु से बड़ा हमेशा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में जब भी हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी, वो क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा। नंबर 3 क्या होगा? आभासी और, अब बताइए, सीधा। तो आप देख पा रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्रतिबिंब के बनने की आपकी 6 स्थितियां हैं, उन 6 स्थितियों में ये नंबर 6 स्थिति आपकी ऐसी है। एक स्थिति आपकी ऐसी बनती है जिसमें प्रतिबिंब आपका क्या बनता है? आभासी और सीधा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे। नहीं तो बाकी 5 स्थितियों में प्रतिबिंब आपका हमेशा कहाँ बना है? दर्पण के सामने बना है। अलग अलग स्थितियों में हमेशा क्या बना है? वास्तविक और उल्टा। यानी जब भी अवतल दर्पण की बात आए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको तुरंत ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबिंब हमारा जब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, जब प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा तो वो सीधा होगा। और अवतल दर्पण में आभासी या हम कहें कि सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने की खाली एक स्थिति होती है। वो स्थिति आपकी कौन सी होती है? जब वस्तु आपकी दर्पण का मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो। यानी एक ही कंडीशन ऐसी होती है अवतल दर्पण में जब हमको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो कौन सी कंडीशन होती है? जब वस्तु हमारी दर्पण मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो इस तरीके से आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, अलग अलग स्थितियों में हमने उसको जाना। एक बार फिर से थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें तो देखें, हम जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास लेके आ रहे थे, प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। यानी वस्तु जब अनंत पर थी तो बहुत छोटा बना, जब वस्तु आपका मुख्य अक्ष पर आया तो थोड़ा बड़ा बना, वक्रता केंद्र पर आया और बड़ा बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में और बड़ा बना, मुख्य फोकस पर आया अनंत पर बना, बहुत बड़ा बना। जब मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में आया तो सीधा बना और क्या बना? आभासी बना तथा वस्तु से बड़ा बना। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगले वीडियो लेक्चर में हम उत्तल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब को कैसे प्राप्त करते हैं उसको जानेंगे। ठीक, अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।